जय सिंह कुशल योद्धा था और वो औरंगजेब के कई सफल युद्ध अभियानों का हिस्सा रह चुका था। वो सबसे पहले पूना पहुंचा और उसने पुरंदर के किले को घेर लिया। मुगलों की फौज ने वहां जमकर लूटपाट मचाना शुरू किया। कहा जाता है कि पुरंदर के किले में 4000 मराठा सैनिक, 3000 औरतों और बच्चों की जान खतरे में पड़ गई थी। शिवाजी ने मुगलों की भारी भरकम सेना को रोकने के लिए संधि का फैसला किया। 23 किले और उसके आसपास की जमीन पर बादशाह का अधिकार होगा। 12 किले पर शिवाजी महाराज का अधिकार होगा, जिसकी वार्षिक आमदनी 1 लाख हुण प्रति वर्ष होगी। महाराज, आप जैसे शूरवीर और बुद्धिमान योद्धा तो वेरले ही हुए। आपके बारे में चर्चा तो दिल्ली और आगरा तक हो रही है। हम चाहते हैं कि ये संधि हमारे और आपके बीच के संबंधों में ना आए। शिवाजी और मुगलों के बीच हुई इस संधि को पुरंदर की संधि कहते हैं। इसी संधि के मुताबिक शिवाजी राजा जय सिंह के साथ बीजापुर के खिलाफ लड़ने भी गए, लेकिन शुरुआती सफलता के बाद काफी दिनों तक मुगल सेना फंसी रही, लेकिन बीजापुर पर सफल नहीं हो पाई। तभी औरंगजेब की एक चिट्ठी शिवाजी को मिली। मुझ पर भरोसा रखते हो, तुम बेफिक्र होकर जल्द से जल्द आगरा चले आओ। मेरे दरबार में हाजिरी के बाद तुम्हें मुगल सल्तनत का समर्थन मिलेगा, इससे तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा और तुम्हें वापस जाने की इजाजत भी मिल जाएगी। महाराज, मन में शंका बिल्कुल भी मत रखिए। बादशाह अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटे। भरोसा रखिए उस पर। वहां आपके सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाए। खुद मेरा पुत्र कुंवर राम सिंह वहां आपकी सेवा में हाजिर है। हैरानी की बात है कि जय सिंह ऐसे समय में शिवाजी को आगरा जाने के लिए कह रहा था जब मुगल सेना बीजापुर की चुनौती से मुश्किल में थी। दरअसल जय सिंह को यह आशंका थी कि शिवाजी पाला बदलकर बीजापुर के साथ जा सकते हैं। वैसे भी मुगल शिवाजी के अधिकार वाले 2/3 क्षेत्र पर कब्जा कर चुके थे। ऐसे हालात में मुगल शिवाजी को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उन्हें दक्कन से बाहर करना चाहते थे। इससे दक्षिण में बीजापुर और शिवाजी के गठबंधन का खतरा हमेशा के लिए टल जाता। शिवाजी लगता है मुगलों की इस रणनीति को समझ नहीं पाए और राजा जयसिंह के बहुत मान मनोबल के बाद बादशाह औरंगजेब से मिलने के लिए तैयार हो। शिवाजी अपने पुत्र, कई मंत्री, 1000 अंगरक्षकों के साथ आगरा के लिए चल दिए। रास्ते में शिवाजी को देखने के लिए जगह जगह लोगों की भीड़ उमड़ जाती थी। कई जगह मुगल अधिकारी उनकी सेवा में हाजिर रहते थे। बादशाह को सलाम। शिवाजी जब औरंगजेब के दरबार में पहुंचे तो उनके साथ रूखा व्यवहार हुआ। आइए महाराज। उस दिन दरबार में औरंगजेब के जन्मदिन की सालगिरह मनाई जा रही थी और उसी दिन दरबार में शिवाजी के साथ अपमानजनक व्यवहार हो रहा था। पहले तो शिवाजी के स्वागत के लिए कोई बड़ा मनसबदार या मंत्री नहीं आया और अब उन्हें छोटे मनसबदारों के साथ खड़ा कर दिया गया। शिवाजी को नजरअंदाज करने का सिलसिला यहीं नहीं रुका। सालगिरह के मौके पर बादशाह की तरफ से दरबार में मौजूद शहजादे, वजीर और महाराजाओं को सिरोपाव और तोहफे बांटे गए, लेकिन शिवाजी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस अपमान से शिवाजी गुस्से से लाल हो गए। क्रोध और दुख से उनकी आंखें डबडबा गईं। इस बीच औरंगजेब शिवाजी के चेहरे को पढ़ चुका था। वो दरबार से औरंगजेब को पीठ दिखाकर निकल आए। राम सिंह, जाओ जरा पूछो ये शिवाजी की तबीयत कैसी।
बाप जय सिंह ने देखा है, तुम्हारे बादशाह ने देखा है। क्या मैं ऐसा हूं कि मुझे खड़ा रखा जाए? बोलो, क्या मैं ऐसा हूं? मैं तुम्हारा मनसब छोड़ता हूं। मेरा सर काट के ले जाना है तो ले जाओ, परंतु मैं तुम्हारे बादशाह की सेवा में नहीं आने वाला। मुझे मारना चाहो तो मारो, कैद करना चाहो तो कैद करो, लेकिन मैं ये सरोपाव नहीं पहनूंगा। औरंगजेब अब शिवाजी को कैद या मौत की सजा पर विचार करने लगा, लेकिन राम सिंह ने शिवाजी की जिम्मेदारी लेकर औरंगजेब को किसी कड़े फैसले से रोका। राम सिंह ने शिवाजी की जिंदगी की जमानत लेकर उन्हें आगरा के किले में नजरबंद कर दिया। उधर आगरा में नजरबंद शिवाजी आजाद होने के तरीके ढूंढ रहे थे और औरंगजेब उन्हें किसी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं था। आखिरकार शिवाजी ने आगरा के किले से निकलने का एक नायाब तरीका खोजा। शिवाजी ने आगरा में मौजूद अपने अंगरक्षक, मित्र और साथियों को वापस दक्षिण भेजने का आग्रह किया। उनके इस अनुरोध को फौरन मान लिया गया। शिवाजी आगरा में अब अकेले रह गए थे। कुछ दिनों बाद ही शिवाजी बीमारी का बहाना बनाकर कमरे में लेट गए। वो लोगों से कम मिलने लगे। इस बीच वो बीमारी दूर करने के लिए फलों की टोकरी ब्राह्मण और साधुओं को दान में भिजवाने लगे। हर शाम फल की टोकरी किले से बाहर निकलती थी। टोकरी को डंडे के सहारे लटकाकर दो कहार किले से बाहर ले जाते थे। पहरेदारों ने शुरू में कुछ दिनों तक तो टोकरी की छानबीन की, लेकिन बाद में उन्होंने जांच करना छोड़ दिया। शिवाजी को इसी मौके का इंतजार था और फिर एक दिन शिवाजी अपने बेटे शंभू जी और भरोसेमंद लोगों की मदद से भाग निकले। बाहर निकलकर शिवाजी उसी दिशा की ओर बढ़े जिधर से धुआं उठ रहा था। कहा जाता है कि बर्तन बनाने वाले एक कुम्हार ने शिवाजी को सही रास्ता बताने के लिए पहले से ही यह इंतजाम कर रखा था। कहते हैं शिवाजी आगरा से निकलने के बाद प्रयाग यानी इलाहाबाद गए, वहां गंगा स्नान किया। इसके बाद बुंदेलखंड, गोंडवाना, गोलकुंडा होते हुए करीब 4 महीने के बाद आज के महाराष्ट्र पहुंचे। इसके बाद 3 साल तक वो चुप बैठे रहे। औरंगजेब ने भी उत्तर की लड़ाइयों में फंसकर दक्षिण की ओर ध्यान देना कम कर दिया। लेकिन 3 साल बाद शिवाजी ने जब दक्षिण की मुगल सेना पर हमला शुरू किया तो औरंगजेब के कान खड़े हो गए। शिवाजी की सेना ने फिर से सूरत पर हमला किया और दक्षिण के किलों पर फिर से अधिकार कर लिया। एक के बाद एक आक्रमण कर शिवाजी ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। फिर भी उन्हें संप्रभुता संपन्न राजा का दर्जा नहीं मिला था। शिवाजी को एक स्वाधीन राजा बनना था। इसकी औपचारिक घोषणा के लिए शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक का एक भव्य आयोजन किया। शिवाजी ने राज्याभिषेक से पहले वहां मौजूद अपनी मां जीजाबाई से आशीर्वाद लिया। उन्होंने सिर पर मणियों से जड़ा छत्र धारण किया और वो छत्रपति राजा बने। छत्रपति शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी के, शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी के, शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी के, शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी के। शिवाजी के राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही उनकी माता जीजाबाई का देहांत हो गया। जीजाबाई हमेशा शिवाजी के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहती थी और उन्होंने भी शिवाजी के साथ एक स्वाभिमानी और स्वतंत्र राज्य का सपना देखा था। छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब को भी धर्मों के आधार पर फर्क न करने की सलाह दी थी। वो भी तब जब उसने हिंदुओं पर लगने वाला कर जजिया को दोबारा लगा दिया था। यह चिट्ठी
ऐतिहासिक महत्व की है। बादशाह आलमगीर सलाम। सुनता हूं कि मेरे साथ लड़ाई के कारण खजाना खाली हो गया है और इसी कारण आप हुक्म दे बैठे हैं कि जजिया नाम का कर हिंदुओं से वसूल किया जाए, जिससे कि खजाने की कमी पूरी हो सके। बादशाह सलामत, इस साम्राज्य रूपी भवन के निर्माता बादशाह अकबर ने पूर्ण गौरव से 52 साल राज किया। उन्होंने सब धर्म संप्रदायों के प्रति सुलह कुल की नीति को ग्रहण किया था। सबकी रक्षा और पोषण करना ही उनके उदार हृदय का उद्देश्य था, इसलिए वो जगत गुरु कहलाए। लेकिन आपकी अमलदारी में सेना अस्थिर है और व्यापारी अत्याचार से पिसे हुए हैं। ऐसी दुर्दशा में हिंदू प्रजा के ऊपर जजिया का बोझ लाद देने के लिए आपके राजशाही दिल ने आपको कैसे प्रेरित किया? बादशाह सलामत, यदि आप खुदा की किताब में विश्वास करते हो तो उसे देखें। आपको मालूम होगा कि वहां लिखा है, सबका मालिक एक है, वो केवल मुसलमानों का ही मालिक नहीं है। यथार्थ में इस्लाम और हिंदू धर्म दो भिन्न शब्द मात्र हैं, माने दो भिन्न रंग हैं, जिनसे स्वर्ग के चित्रकार ने रंग देकर मानव जाति के चित्र को पूरा किया है। यथार्थ में धर्म के अनुसार जजिया किसी प्रकार से भी न्याय संगत नहीं है। औरंगजेब को शिवाजी की सलाह नहीं माननी थी, सो उसने न मानी। लेकिन शिवाजी ने अपने राज्य में कभी धर्म के आधार पर कोई फर्क नहीं करने का फैसला किया। महिलाओं की सुरक्षा और आदर उनका विशेष लक्ष्य था। शिवाजी के नेतृत्व में हिंदवी स्वराज की सीमाएं खूब फैली। शिवाजी का राज्य सूरत शहर से 60 मील दक्षिण में कोली देश से लेकर गोवा के दक्षिण में करावर शहर तक था। इस बीच में पुर्तगालियों के 2 प्रदेश गोवा और दमन छूट जाते थे। इस राज्य की पूर्वी सीमा रेखा बगलाना होती हुई दक्षिण की ओर नासिक और पुणे जिले के मध्य भाग से निकलती थी। इसके आगे से यह सतारा और कोल्हापुर जिले में घूमकर उत्तर कर्नाटक के किनारे गंगावती नदी पर जाकर खत्म होती थी। बाद में शिवाजी ने बेलगांव के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे बसे कोप्पल जिले पर अधिकार कर लिया था। इसके अलावा जिंजी और बिल्लोर जैसे कई इलाके शिवाजी के राज्य में आ गए थे। हमने पेशवा, वजीर और दबीर जैसे नाम बदल दिए हैं, क्योंकि यह हमारी भाषा में नहीं है। हमने राज्य का शासन चलाने के लिए 8 मंत्रियों का चुनाव किया है और ये अष्टप्रधान कहलाएंगे। हर बीघे जमीन की पैदावार निश्चित होने के बाद उसके 2 भाग राजा को दिए जाएंगे और 3 भाग प्रजा को मिलेंगे। सैनिकों को हमारा आदेश है कि वो शत्रु देश में स्त्रियों को और बच्चों को हाथ नहीं लगाएंगे, गाय को हाथ नहीं लगाएंगे। स्त्रियों के साथ बुरा व्यवहार करने पर उन्हें कड़ा दंड दिया जाएगा। जहां पे मंदिर होंगे वहां पे पूजा पाठ की व्यवस्था हम करवाएंगे। मस्जिदों में और पीरों में दीप जलाने के लिए धन दिया जाएगा। यह शिवाजी की दूरदर्शिता ही थी कि उन्होंने नौसेना के विकास के लिए कई कदम उठाए ताकि समुद्र पर प्रभाव बढ़ा सके। कहा जाता है कि शिवाजी के पास तरह तरह के करीब 400 जहाज थे। शिवाजी ने जीवन भर संघर्ष किया और इस संघर्ष का नतीजा था एक स्वाधीन, स्वाभिमान और धर्म की रक्षा करने वाला राज्य। राज्याभिषेक के बाद बहुत दिनों तक शिवाजी जीवित नहीं रहे, लेकिन उनके विचार तब तक अमर हो चुके थे। शिवाजी के बाद भी मराठे अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे और कभी हार नहीं मानी। शिवाजी ने जिस राज्य का निर्माण किया था वो फौज के बल पर चलने वाला राज्य नहीं था, बल्कि नागरिकों के हित को सर्वोपरि रखने वाला, रक्षा करने वाला राज्य। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को महत्व देने वाला राज्य, सभी धर्मों को न्याय देने वाला राज्य। शिवाजी सिर्फ अपने युग के नायक नहीं थे, वो आज भी अपने कर्म से, अपने वचन से पूरे देश को दिशा दे रहे हैं।